चैप्टर नंबर 4 का हम कर रहे हैं समतल में गति। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रक्षेप्य गति के बारे में। उसमें हमने प्रक्षेप्य के पथ के बारे में पढ़ा था और प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल और प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास का व्यंजक हमने निकाले थे। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति। तो वर्तीय गति वो होती है कि यदि कोई कण अगर किसी वर्ताकार पथ पर गति करे तो उस गति को हम बोलते हैं वर्तीय गति। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक समान वर्तीय गति। तो एक समान वर्तीय गति वो होती है कि यदि कोई कण एक समान चाल से किसी वर्ताकार पथ पर गति करे तो उस कण की गति को हम बोलते हैं एक समान वर्तीय गति। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। यदि कोई कण एक समान चाल से किसी वर्ताकार पथ पर गति करता है, किसी वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे या फिर तो उस कण की गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। एक समान वर्तीय गति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कण अगर एक समान चाल से किसी वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस कण की गति को हम बोलते हैं एक समान वर्तीय गति। यानी कि कोई भी कण है अपने पास जिसमें उसकी चाल तो होनी चाहिए समान। अगर चाल समान है और वो कण इस वर्ताकार पथ के ऊपर गति कर रहा है तो उस कण की गति को हम बोलते हैं एक समान वर्तीय गति। ये हम मान लेते हैं जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, r है। तो प्रारंभ में ये जो कण मान लेते हैं हम बिंदु इस P के ऊपर है। कोई भी कण प्रारंभ में बिंदु P के ऊपर है। अगर यहाँ पर हम इस कण का वेग देखना चाहें कि इसका वेग क्या होगा तो वेग देखने के लिए हम इस बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो वो स्पर्श रेखा वेग की दिशा को बताएगी, वेग को बताएगी। तो यहाँ पर हमने इसके एक स्पर्श रेखा खींच दी है तो ये इसका वेग हो जाएगा। जहां पर भी किसी भी बिंदु वर्त के अगर किसी भी बिंदु पर हमें वेग देखना हो तो उसी बिंदु के ऊपर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो वेग को बताती है। बाद में हम ये मानते हैं कि t समय पश्चात ये जो बिंदु है P है, कोई यह या फिर ये कण है, ये t समय पश्चात इस बिंदु Q पर पहुंच जाता है। t समय पश्चात ये कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है और ये जो यहाँ पर जो कोण बनाता है ये हम मान लेते हैं कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम अगर वेग की दिशा देखेंगे तो यहाँ पर हम दोबारा से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये बताएगी वेग को। यहाँ पर वेग देखना हो इस बिंदु पर तो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हमें वेग देखना हो तो यहाँ पर भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहाँ पर वेग देखना हो तो यहाँ पर भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इसमें जो वेग है, वर्तीय गति में जो वेग है उस वेग की दिशा तो यहाँ पर बदल रही है। वेग तो परिवर्तन, वेग में तो हो रहा है परिवर्तन, लेकिन इसकी चाल है वो है एक समान। तो वेग में परिवर्तन होने के कारण हमें पता है त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा होगी केंद्र की तरफ। ये जो त्वरण है वेग में इसकी दिशा होती है केंद्र की तरफ, जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होता है वेग में परिवर्तन से और जिसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है उस त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण।
तो यहाँ पर हमें अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कि यदि कोई कण अगर एक समान चाल से चलता है, यदि कोई कण एक समान चाल से चलता है तथा उसका वेग प्रत्येक बिंदु के ऊपर अलग अलग होता है, उसका वेग है या फिर वेग की दिशा है या फिर प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल रहा है, तो वेग में परिवर्तन के कारण, त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो सबसे पहले हम इस अभिकेंद्रीय त्वरण की परिभाषा लिखते हैं और फिर हम इसका एक व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, यदि कोई कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर गति करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है, यदि कोई कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर गति करता है तो कण के वेग में परिवर्तन होता है, कण के वेग में परिवर्तन होता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है, वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। तो ऐसे त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो ये है अभिकेंद्रीय त्वरण की परिभाषा, कि यदि कोई कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर गति करता है तो कण के वेग में परिवर्तन होता है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है तथा जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है, तो ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हम इसका व्यंजक है, अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक है, उसका मान हमें निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो देखना किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। यानी कि कोई भी कण है एक समान वर्तीय गति कर रहा है, मान लेते हैं कि t समय पर, हमने माना है कि t समय पर जो कण है वो यहाँ पर है बिंदु P के ऊपर, और ये जो अपने एकांक सदिश है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम नाम दे देते हैं O, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। और जो प्रारंभ में या फिर जो t समय पर तो अपने पास जो कण है ये बिंदु P के ऊपर है, और जो t बराबर 0 समय पर हम ये मान लेते हैं कि कण यहाँ पर था, तो हम इसके दो घटक बना सकते हैं। हम इसके दो घटक बना लेंगे, एक तो इसका घटक हो जाएगा क्षैतिज और एक घटक हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर। ये जो कोण बन रहा है ये हम मान लेते हैं कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। और ये जो OP है ये अपना एकांक सदिश है
सॉरी स्थितिज सदिश है आर वेक्टर। और हमने माना है कि टी समय पर ये जो कण है ये बिंदु P के ऊपर आ जाता है, ये बिंदु P के ऊपर आ जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक बिंदु पर अगर वेग है वो अलग अलग होगा, तो जो वेग है इसकी दिशा होगी इस साइड में, क्योंकि वेग की दिशा के लिए हम उसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो यह हमने बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच दी जो वेग को बता रही है। अब हम बिंदु P के यहाँ पर निर्देशांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये इसका घटक हमने मान लिया x डैश, ये घटक मान लिया है y डैश। और जो r डैश है, सॉरी जो r वेक्टर है, जो स्थिति सदिश है, इसका एकांक सदिश हमने मान लिया है r वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है इसका r कैप। और ये जो कोण है ये कोण है थीटा। और जो r के लंबवत सदिश है वो हम मान लेते हैं थीटा कैप है। ठीक है, ये कोई कण है जो प्रारंभ में या फिर टी समय पर बिंदु P के ऊपर स्थित है। तो बिंदु P के ऊपर स्थित है कण, तो जो स्थिति सदिश r वेक्टर है उसका जो एकांक सदिश है r कैप, और जो r वेक्टर की दिशा में ही है तथा r वेक्टर के जो लंबवत सदिश है वो है थीटा कैप। ठीक है, ये हमने कोण लिख दिया है यहाँ पर थीटा, ये x और ये y है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार से ये भी x डैश है और ये है y डैश। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, व्यंजक निकालना है, विकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक है वो क्या आएगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक जो इसके स्पर्श रेखा पर जो वेग होगा उसकी दिशा अलग अलग होगी, जिससे इसके केंद्र की तरफ एक त्वरण लगेगा जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। आगे इसको करते हैं। सबसे पहले हम इस आर वेक्टर का मान लिखते हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू हमें पता है स्थिति सदिश है, एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, और वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप। ये क्षैतिज घटक है जिसको हम कोस में लिखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको हम साइन में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप कोस थीटा, सॉरी आई कैप आर कोस थीटा आई कैप आर कोस थीटा प्लस जे कैप आर साइन थीटा। क्योंकि हमने इस आर के जो दो घटक किए हैं इसलिए आर कोस थीटा और ये आ गया है आर साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब जो स्थिति सदिश आर वेक्टर का स्थिति सदिश आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है आर कैप, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्थिति सदिश आर वेक्टर का आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश आर वेक्टर तथा इसके लंबवत सदिश थीटा कैप है या फिर थीटा कैप हो। तो ये जो स्थिति सदिश आर वेक्टर है इसकी दिशा में एकांक सदिश आर कैप और इसके लंबवत एकांक सदिश थीटा कैप हो तो जो आर कैप है, आर कैप वो अपने पास कितना आ जाएगा, क्योंकि हम इस आर कैप की बात कर रहे हैं जो इस आर वेक्टर की दिशा में ही एकांक सदिश है। तो इसका मान हो जाएगा आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। क्योंकि ये कोस थीटा है, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक जो एक्स एक्स की दिशा में होता है, और साइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक जो जे की दिशा में होता है, जिसकी एकांक सदिश है या फिर एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश आई कैप और वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश जे कैप। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये जो थीटा कैप है इसके में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा।
इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसकी दिशा इसके लंबवत है, तो लंबवत होने के कारण यहाँ पर माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा, इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। तो हमने जो स्थितिज सदिश आर वेक्टर था उसकी दिशा में एकांक सदिश आर कैप और थीटा कैप दोनों का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं कि माना समय t पर कण का स्थितिज सदिश, समय t पर कण का स्थितिज सदिश ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप। स्थितिज सदिश का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो जो आर वेक्टर इक्वल टू आर और आर कैप का मान समीकरण 1 से है आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, इसको लिख दिया है समीकरण नंबर 1। अब टी समय पर हम कण का वेग निकाल लेंगे और टी समय पर कण के त्वरण की गणना कर लेंगे। तो जो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम बाकी के कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। समीकरण नंबर 3 दे दिया है। अब हम लिखेंगे कण का टी समय पर वेग। तो वेग होता है v इक्वल टू विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन अपने पास आ गया है आर वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन में डी टी। कैलकुलेशन करते हैं v इक्वल टू डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर का मान ये रहा आर आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, जे कैप साइन थीटा। अब जो ये सारी की सारी संख्या यहाँ पर लिखी है इसका हम dt के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखना अवकलन करते हैं v वेक्टर इक्वल टू r को ले लेते हैं बाहर, r को ले लिया है बाहर। अब देखना आगे, यह है आई कैप और कोस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस जे कैप साइन थीटा का होता है कोस थीटा और थीटा का अवकलन हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। आगे देखना v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी कॉमन आ जाएगा, तो r डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। तो v इक्वल टू ये अपने पास आगे है r डी थीटा अपॉन डी टी माइनस का आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा। माइनस का आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा कैप। तो यहाँ से लिख दिया है थीटा कैप। और ये जो डी थीटा अपॉन डी टी होता है ये होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, और जिसको हम लिखते हैं ओमेगा से। तो v इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, आर ओमेगा थीटा कैप। यानी कि जो टी समय पर जो कण की चाल है, जो कण है वो आर ओमेगा वेग से चल रहा है। तो ये हमने इसका वेग निकाल लिया है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर त्वरण। तो त्वरण के लिए हम क्या करेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। तो वेग हमने इस समीकरण से निकाल लिया है, समीकरण 4 से। तो इस समीकरण का हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो अपने पास में त्वरण है वो आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपको ये दोनों इक्वेशन समीकरण 1 व 2 याद रखनी है। समीकरण 1 तो अपने पास आर कैप इक्वल टू आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, और जो अपने पास थीटा कैप है वो है माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। अब हम आगे कर लेते हैं इसको। अब दोबारा से एक बार अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण है वो प्राप्त हो जाएगा। देखना करते हैं इसका दोबारा से अवकलन समीकरण 4 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी समय पर
t समय पर त्वरण। तो त्वरण को हम लिखते हैं a से, और इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन यानी कि dv/dt। तो a इक्वल टू d/dt, v का मान, ये रहा v का मान r, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा। तो r ओमेगा माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखना, r को ले लेते हैं बाहर, r को ले लिया है बाहर, इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो फर्स्ट है ओमेगा, ओमेगा तो को वैसा के वैसा रखना है, d/dt और माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। ठीक है, प्लस अब फर्स्ट का कर देना है d/dt माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लिया है। अब हम इसको आगे भी सरल कर सकते हैं। देखना इससे आगे, ए वेक्टर इक्वल टू, अपने पास ये है आर ओमेगा, ये रख दिया है आर ओमेगा माइनस का आई कैप साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, और थीटा का अवकलन हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस, और कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो फिर माइनस हम लगाएंगे, जे कैप कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और इसका हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस में आर को अंदर गुणा कर दे रहे हैं, और डी ओमेगा अपॉन डी टी, अंदर बचेगा माइनस का आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक। इससे आगे का यहाँ पर कर लेते हैं। बस आपको अवकलन है वो पता होने चाहिए। अगर आपको अवकलन आते हैं तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कर पाओगे। इसमें आपको 2 बार बस अवकलन करने हैं, और बाकी जो आएगा अपना वो त्वरण की वैल्यू आ जाएगी। देखना इससे आगे, ए वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा माइनस का आई कैप कोस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी मैंने आपको अभी बताया कोणीय वेग होता है, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा से, माइनस का जे साइन थीटा, माइनस का जे साइन थीटा, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस आर। ये जो डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है ये रेखीय त्वरण होता है, जिसको हम एल्फा से लिखते हैं, माइनस का आई साइन थीटा प्लस का जे कोस थीटा, ए इक्वल टू, तो यहाँ से है आर, और ये है ओमेगा, ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ओमेगा की स्क्वायर माइनस का आई कैप कोस थीटा और प्लस जे साइन थीटा प्लस का आर इंटू एल्फा माइनस का आई साइन थीटा और प्लस जे कोस थीटा। इसको आगे लिख सकते हैं, माइनस का आर ओमेगा की स्क्वायर आर कैप प्लस आर एल्फा माइनस का आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा कैप, या फिर हम इसको और आगे भी सरल कर सकते हैं, एक वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा की स्क्वायर आर इंटू आर कैप प्लस आर एल्फा थीटा कैप। तो जो अपने पास एक समान वर्ती गति होती है उसमें जो अपना त्वरण है उस त्वरण के 2 घटक प्राप्त होते हैं। इसमें जो पहला घटक है इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, और ये जो सेकंड घटक है इसको बोला जाता है स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। क्योंकि जो त्वरण आया है जो आगे हम कर रहे हैं इसकी दिशा होती है केंद्र की तरफ, तो इसकी दिशा केंद्र की तरफ होने के कारण इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण।
ये जो अपने पास आया है इसको हम लिख देते हैं ए आर से ये अपने पास आ गया माइनस का ओमेगा की स्क्वायर आर इंटू आर कैप, और इसको लिख देते हैं 80 से ये अपने पास में आ गया आर अल्फा थीटा कैप। जो पहला जो त्वरण आया है उसकी दिशा होती है केंद्र की तरफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, और जो इसकी दिशा होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, इसलिए इस त्वरण को बोला जाता है स्पर्श रेखित त्वरण। अब दोबारा से देखना समीकरण नंबर इससे ए वेक्टर इक्वल टू ओमेगा की स्क्वायर आर इंटू आर कैप को हम लिख सकते हैं ए आर वेक्टर प्लस इसको लिख सकते हैं ए टी वेक्टर। अगर इसका हमें परिमाण निकालना हो तो इसका परिमाण हम इस प्रकार से निकालेंगे ए आर की स्क्वायर और ए टी की स्क्वायर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण तो यहाँ पर स्पर्श रेखीय त्वरण का मान हो जाएगा 0। तो अपने पास में क्या बचेगा, अभिकेंद्रीय त्वरण है वो ए इक्वल टू ओमेगा की स्क्वायर आर। v बराबर अपने पास होता है आर ओमेगा बराबर करेंगे तो v अपॉन कितना आएगा, आर आएगा। तो इस समीकरण में हम रखेंगे तो अपने पास v की स्क्वायर अपॉन आर की स्क्वायर इंटू में आर से आर कैंसिल, तो ए इक्वल टू अपने पास आएगा v की स्क्वायर बटे आर। और ये जो अपने पास समीकरण होता है ये समीकरण होता है अभिकेंद्रीय त्वरण का, ए इक्वल टू वी की स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हम इसको हमने क्या माना है, ए आर माना है, तो इसको हम ए आर से भी लिख सकते हैं वी की स्क्वायर अपॉन आर। तो इस प्रकार का जो अपना टॉपिक था, ये जो अपना फॉर्मूला है ये अभिकेंद्रीय त्वरण का आया है। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।